Welcome back to the next video of economics. Video number 21, class 12th. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आपके देश में जो नई आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसके फीचर्स क्या थे और उसके फिर एलिमेंट्स को डिस्कस किया। जो एलिमेंट्स के थे आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उनके तहत आपने कई सारे और छोटे छोटे रिफॉर्म्स पढ़े। उन रिफॉर्म्स में आपको एक ओवरऑल अगर जो समझने की बात थी वो ये थी कि गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट कर रही थी, और वो भी कौन सी बिजनेस, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रही थी, और साथ साथ लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स को भी वो प्रमोट कर रही थी कि इंडिया में और बिजनेस शुरू करें। तो देखते हैं क्या ये प्लान सक्सेस हुआ या नहीं, यानी कि हम इसका एक अप्रेजल करते हैं, इसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में अप्रेजल करेंगे जो हमने ये पॉलिसी सरकार ने बनाई, उस पॉलिसी को देखते हैं कि उसके क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। तो नंबर 1, वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वर द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, 1950 के टाइम पे आपकी इकोनॉमी कैसे थी, स्टैग्नेंट। उसके बाद 1950 से 1990 तक आपने ग्रोथ किया, लेकिन वो ग्रोथ आपका बहुत तेजी से नहीं हो रहा था। नाउ आफ्टर दी adopting the new economic policy, Indian economy becomes a vibrant economy, the growth rate of which is more than 5%. So it is one of the important point which show the merit of the LPG policy. ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ये दिखाता है कि हमारी जो ये पॉलिसी है वो कितनी अच्छी है। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो आप 1991 के पहले देखिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन आफ्टर 1991 गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए स्टिमुलेंट का काम करने लगी, यानी कि उसकी स्पीड को तेज करने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को काफी आगे बढ़ाया। उनके लिए एक तरीके का वरदान साबित हुआ। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे वरदान साबित हुआ, जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी गई तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे रहा था। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत थी उस लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, कोटा को हटा दिया गया, टैरिफ्स कम कर दिए गए। तो ये सारे के सारे फीचर्स मिलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरीके से स्टिमुलेंट बन गया। स्टिमुलेंट का मतलब होता है जो किसी चीज की रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, उसको हम स्टिमुलेंट बोलते हैं। करेक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। तो आपको याद हो भारत का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 8.5% तक पहुंच चुका था। तो उस फिस्कल डेफिसिट में काफी करेक्शन आया और आप देख सकते हैं 3.5% जीडीपी का अब डेफिसिट रह गया सिर्फ। ठीक है, और एक आइडियल कंडीशन भी होता है कि अगर बात किया जाए कि फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए तो 3% आपका किसी भी देश के लिए अगर फिस्कल डेफिसिट है उसकी जीडीपी का, तो ये एक अच्छा सिचुएशन माना जाता है। जब ये 3 से ज्यादा होता है तब थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन होता है। तो 1989 और 90 के टाइम आपने देखा था कि वो लगभग 8.5% तक पहुंच चुका था, तो वो बहुत खतरनाक एक तरीके का इंडिकेटर था। नेक्स्ट है करेक्शन इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी आपने देखा तो 1991 के टाइम खूब ज्यादा हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि मनी फ्लो बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो चुका था, जो अब बहुत कम हो चुका है। 2011, 12, 13, 14 तक अगर बात करें तो 6 to 9% के बीच में इन्फ्लेशन था, जो कि 2017, 18 आते आते 2.9% इन्फ्लेशन रह गया। ठीक है, तो दैट इज वन अनदर बेनिफिट्स ऑफ एलपीजी। अगला है इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या थी सरकार की। जब आपने देखा 1989-90 के टाइम आपके देश में सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज 10 दिन का इंपोर्ट करने का सिर्फ पैसा रह गया था आरबीआई के पास, लेकिन ये एलपीजी आने की वजह से आज देश के पास एक अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। आज के डेट में कम से कम देश अगर 55 डेज भी नहीं अर्न करता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज में कोई कमी नहीं आएगी। और अभी आपने हाल ही में न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन कर लिया, ऑल टाइम हाई मेंटेन की। इसी जून में आपके लास्ट जून 2020 की मैं बात बता रहा हूँ कि आरबीआई की रिपोर्ट थी कि सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास इस साल हो गया है। ठीक, अब आते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूं कि एलपीजी पॉलिसी ने कंज्यूमर को सोवरेन बना दिया।
सोवरेन का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास वाइड रेंज ऑफ चॉइस हो। तो अब देखो एलपीजी के पहले कंज्यूमर के पास चॉइसेस की बड़ी कमी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी बिजनेस में। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली होने की वजह से एक कंपनी काम करती थी, तो बहुत सही से काम नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल मारुति थी, तो मारुति जब कार बनाती थी उसका कार बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। मारुति उद्योग लिमिटेड नाम से कंपनी थी। तो बाद में फिर अब देखो आज आपके सामने ऑप्शंस की कमी है नहीं, कार आप लेने जाइए तो बहुत बड़ा रेंज आपको मिलता है। तो कंज्यूमर सोवरेन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान समझिए 1991 का जो समय था वो ऐसा था कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास बहुत पैसा नहीं था। तो प्रोड्यूसर्स के पास पैसा ना रहे तो इन्वेस्टमेंट कराने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही क्या था, तो हम विदेशों से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे अब देखिए तो फॉरेन से काफी इन्वेस्टमेंट आया। जब फेरा हटाकर फेमा लगाया गया, एफडीआई को 100% अलाउ किया गया, तो काफी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत में आया। 8 पॉइंट जो कि इंडिया की पूरी पहचान बदलने वाला था। इंडियन इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन के उभरी। दुनिया के टॉप 6 देशों में भारत आज इस समय है, जिसकी जीडीपी टॉप 6 में आती है। तो भारत एक दुनिया के लिए इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन के उभरा। यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद आज भारत का नंबर आता है कि भारत की इकोनॉमी टॉप 6 में आती है। ठीक है, तो एक इकोनॉमी जो एक पुअर इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी, आज उस इकोनॉमी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी थी वो पूरी मोनोपोली हो गई थी, बिकॉज पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया था और पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई। तो मोनोपोली मार्केट में आपको पता होगा कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। ठीक है, तो अब वो जो मार्केट था वो कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। ठीक है, तो जो मारुति क्या वही मैं बता फिर एग्जांपल था, जो मारुति वही आप कार देखते थे वो मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल था। लेकिन आज आप कार लेने जाइए तो आपको कार में सैकड़ों फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जांपल हो गया। तो ये था आपका एलपीजी पॉलिसी का मेरिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो डीमेरिट्स क्या हैं? निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए ध्यान से, 1950 के टाइम इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और हमने देखा भी था कि उस टाइम लगभग 72% जीडीपी का 72% एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था और 50% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती थी। इस पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी निगलेक्ट किया गया। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं था। तो जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ था वो एक स्लो लेवल पे होने लगा। ठीक है, जिस लेवल पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था उससे काफी स्लो ग्रोथ हो रहा था एग्रीकल्चर का। तो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है ओनली अर्बन ग्रोथ। तो ध्यान समझिए, ये जो एलपीजी पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसने फोकस किया किस बात पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, और वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप ध्यान समझिए, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो अर्बन एरियाज में काम करती हैं, वो रूरल एरियाज में काम नहीं करती हैं। तो अर्बन ही ग्रोथ हो रहा था। देश जो ग्रो कर रहा था वो सिर्फ अर्बन लेवल पे ग्रो कर रहा था। उसका जो मेन कंसंट्रेशन था, जो फोकस एरिया था एलपीजी का, वो एक अर्बन एरिया था, ना कि रूरल एरिया। तो देश में सिर्फ अर्बन एरियाज का ग्रोथ हो रहा था, आपके रूरल एरियाज का ग्रोथ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। इसका क्या मतलब होता है? देखिए ध्यान समझिएगा, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म का क्या मतलब है। भारतीय बाजार, इंडियन मार्केट्स जो थे वो इकोनॉमिक कॉलोनी बन रहे थे। अब ध्यान समझिए, 1950 के टाइम हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। ठीक है, तो वो कॉलोनी का क्या मतलब था कि ब्रिटिश सरकार हमें रूल करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें रूल करती थी। लेकिन इकोनॉमिक कॉलोनी का मतलब होता है कि हम किसी गवर्नमेंट द्वारा रूल नहीं होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कॉलोनी जब बनती है कोई देश, तो वो किसी देश की सरकार से रूल नहीं होती, अपने सरकार से ही रूल होगी, लेकिन इकोनॉमिकली वो दूसरे देश की गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सारे प्रोडक्ट्स विदेशों से मंगाना शुरू कर दें तो हम कहीं ना कहीं विदेशों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये जो 1991 के बाद का एरा है, ये हमारी डिपेंडेंसी वर्ल्ड वाइड बढ़ाता है। हम दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। 1991 के पहले हम जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो हम खुद अपने आप में सफिशिएंट बन के उभर रहे थे। लेकिन जो 1991 के बाद का समय है वो हमारे देश को एक इकोनॉमिक कॉलोनी बना रहा है, यानी कि हम दूसरे देशों के लिए एक बाजार ज्यादा बन रहे हैं। जैसे चाइना के लिए आज हम देखें तो हम एक बाजार ही बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, कंज्यूमरिज्म इज अ गुड पॉइंट, बट
अगर कंज्यूमरिज्म एक ब्लाइंड लेवल से एक ब्लाइंड तरीके से हो तो कंज्यूमरिज्म बहुत घाटे का सौदा है। मतलब जब आप ये बिना सोचे समझे खाली खाली नई नई चीजों का वैरायटी ऑफ चीजों के थ्रू इम्प्रेस होकर उनको खरीदने का मन बनाते हैं तो वो ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में कोई दिक्कत नहीं आया हुआ है, सब फोन आपका सही है, अप टू डेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप क्या हुआ कि मार्केट में एक नया फोन आ गया, तो उस फोन को लेने के लिए जब आप बढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, क्योंकि यहाँ पर आपको फोन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए आप फोन अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये आपका ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म है। तो एलपीजी पॉलिसी ने क्या किया, जब आपके पास रेंज बढ़ा दिया, प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ गई, अब आपके पास टीवी के नाम पे सैकड़ों टीवी थी मार्केट में, तो हर दिन नई नई टीवी मार्केट में आ रही, हर दिन नए नए गाड़ी मार्केट में आ रहा, तो कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर पैसे कमाने की तरफ भागता है कि और पैसे कमा लें, और इसमें वो गलत काम भी करता है, करप्शन भी कर लेता है। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है ये एक लेवल तक तो सही है, लेकिन भारत में जो कंज्यूमरिज्म है वो एक लेवल के बियॉन्ड चला जा चुका है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म। सो ये भी एलपीजी पॉलिसी की वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट है आपका लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। तो ध्यान समझिए, जो एलपीजी पॉलिसी है उसने ये नहीं कि सारे सेक्टर को ग्रो कराया, ना ना, उसने सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ पार्ट्स को ज्यादा ग्रो करा दिया। जैसे हमारा आईटी सेक्टर हमारा बहुत तेज उभरा, लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे हमारा स्पेस सेक्टर में हमने कोई बहुत खास काम नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर तो हमारे बहुत तेज ग्रोथ किए, लेकिन कुछ सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुआ है। हम रिसर्च सेक्टर में काफी पीछे हैं, तो ये जो ग्रोथ हुआ है कि बेसिकली हमारा कुछ सेक्टर्स में ज्यादा हो गया है, यानी कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुआ है, बैलेंस ग्रोथ नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम समझेंगे कल्चरल इरोजन। अब ध्यान समझो, इंडिया में 1990 के टाइम तक हमारा कल्चरल इरोजन हुआ है, मतलब सॉरी 1990 तक हम जो चल रहे थे, अब 1991 के बाद हमारा कल्चरल इरोजन हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इकोनॉमी एक सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रही थी, यानी कि जहां पर लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे थे, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, तो हमारा जो कल्चरल इरोजन हुआ, जो हमने विदेशों को फॉलो करने लगे, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे, हम उनकी चीजों को अडॉप्ट करने लगे, उसकी चूंकि नए नए सामान मार्केट में आ रहे थे तो हम उनके कल्चर्स को ज्यादा अपनाने लगे, जिसकी वजह से हमारा कल्चरल इरोजन हुआ है। आप देख सकते हैं कपड़ों में ये चीज ज्यादा हुआ, खाने में, और देख लीजिए जो लोग इंडियन फूड्स को छोड़कर अब विदेशी फूड्स की तरफ भागते हैं, आप जो जंक फूड्स होते हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं, तो हमारे कल्चरल इरोजन हो रहा है, हमारी सभ्यता का नाश हो रहा है इससे, ठीक है। तो ये एलपीजी पॉलिसी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, एज अ 12th स्टूडेंट, आप एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बनाते हैं, आपके पास एक सवाल आता है कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। वो पहले वाला रास्ता जो 1950 से 1990 तक चला, जिसमें हम एक तरफा सोशलिस्टिक पैटर्न को ध्यान में रखकर ग्रोथ कर रहे थे, या जो दूसरा तरीका एलपीजी, ठीक है। तो देखो, सारी बुराइयां होने के बावजूद भी हम ये कहना पड़ेगा कि हमें एलपीजी पॉलिसी लेकर ही चलना पड़ेगा। अब जहां तक बात आती है, इसमें जितने भी निगेटिव पॉइंट जुड़ाए गए वो सारे के सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हम डोमेस्टिक इंटरनेशनल लोगों को बुलाकर बिजनेस करने को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये इसको आप निगेटिव मत देखिए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोड्यूसर्स को भी इस लेवल पर आके प्रोडक्शन करना चाहिए। तो एलपीजी बुरा नहीं है उतना जितना हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें बेसिकली एज अ 12th स्टूडेंट अगर हमसे पूछा जाए कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, तो वी मस्ट गो विद द एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन इस चैप्टर के में बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं बताई गई है वीडियोस में, वो आपको खुद पढ़ना है। वो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, उसके पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले कौन सी एजेंसी थी जो दुनिया में ट्रेड और टैरिफ्स को रेगुलेट करती थी, इसके बारे में आप पढ़िए, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में आने वाली चीजें हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूं। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।